आपने अभी तक ऑलमोस्ट 1000 प्लस आपके रिपीटेड कस्टमर्स हैं। कि कभी-कभी क्या होता है कि अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मेरे क्लाइंट्स अपनी पार्टी की डेट्स तक चेंज कर देते हैं। हमारे ऑडियंस को प्रोसेस बताइए कि आइडिया से लेके उसकी डिलीवरी तक। कई बार हम ये बोलते हैं कि हमें ऑर्डर के लिए 3 दिन का टाइम चाहिए, तो कस्टमर ये सोचते हैं कि ये 3 दिन पहले केक बना के रख देंगे क्या? तो वो ना लास्ट मोमेंट पे बताते हैं, तो ये चीज़ बहुत बड़ी गलती वो करते हैं। तो ये विमेन एम्पावरमेंट का जो आपका विजन है वो कहाँ से आया? मैंने देखा है कि कैसे अगर एक वुमेन पैसा नहीं कमा रही है, तो उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो जो लोग अपना बेकिंग में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये फील्ड ना बड़ी ग्लैमरस दिखती है कि केक वर्ल्ड इज़ लाइक वेरी ग्लैमरस, थोड़ा-सा धरती पे आ जाओ। तो कुछ बेसिक टूल इधर भी टूल खरीद लिया, ये टूल भी, वो टूल भी, मतलब 50 टूल्स खरीद लेते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक अच्छा केक बनाने के लिए ना मैं बता रही हूँ कि सिर्फ़ 4 से 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, आप सभी एग्री करेंगे मेरी इस बात से कि आज की डेट में केक और सेलिब्रेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केक, कपकेक, मफिन्स, बिस्किट और कुकीज ना सिर्फ हमारी सेलिब्रेशन बल्कि हमारी डेली लाइफ में भी मिठास घोल गए हैं। आज की डेट में लोग बेकिंग को अपना पैशन और प्रोफेशन बना रहे हैं और इसी का एग्जाम्पल है आज की हमारी गेस्ट जिन्होंने ईयर 2015 में बेकिंग का के लिए अपने पैशन को समझा और अपनी बेकिंग की जर्नी स्टार्ट की। वो फेमस हैं अपने आर्टिस्ट्री केक्स के लिए, अपने डेडिकेशन के लिए। तो मैं नेहा जैन, होस्ट ऑफ देवरे टॉक, आज अपने इस मिठास से भरे पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ एम्स स्टेक हाउस की फाउंडर एंड सीईओ मोनिया जी का, जिन्होंने अपने आर्टिस्ट्री कस्टमाइज केक और टेस्ट से न केवल लोगों को सरप्राइज किया बल्कि ईयर 2022 में इंस्पायरिंग विमेन अवार्ड और ईयर 2023 में ऑल इंडिया बेक बैटल में को विन किया और लोगों को इंस्पायर किया कि वो भी अपनी बेकिंग की जर्नी को शुरू कर सकें। तो स्वागत करते हैं मोनिया जी का और जानते हैं उनकी बेकिंग की जर्नी और उनसे लेते हैं कुछ टिप्स, ट्रिक्स और ट्रेंड्स के बारे में जानते हैं। थैंक यू सो मच मोनिया जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। for having me here. एंड आई होप कि लोगों को बहुत से आपसे टिप्स ट्रिक्स मिलेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वैल्यू ऐड कर सकूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की और एम्स बेक हाउस का कैसे आपके माइंड में? शुरू से मुझे बेकिंग का, कुकिंग का बहुत शौक था। मैं छोटी थी तो मेरा बहुत आर्टिस्टिक हैंड था, मुझे ड्राइंग, पेंटिंग बहुत पसंद थी। इनफैक्ट मेरे फादर बोलते थे कि हर टाइम पेंटिंग ही करती रहती है या कुकिंग ही करती रहती है, कभी पढ़ ले। तो वैसे पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छी थी। तो क्या रहा कि जैसे भी हमारी कभी भी जैसे 6-7 डेज़ की भी हॉलिडेज़ हुई या कुछ हुई, तो मम्मी ना हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए भेज देती थी। कभी मेहंदी आर्ट सीख लिया, कभी बेकिंग सीख लिया, कभी कुकिंग सीख लिया। तो ये रहता था कि उनको लगता था कि नहीं, बच्चा टाइम क्यों वेस्ट करे, कुछ ना कुछ सीखे। तो तब मैं लाइक तब से मुझे ना कुकिंग, बेकिंग काफ़ी शौक रहा है। तो उसके बाद जब आफ्टर मैरिज बहुत सारी पर्सनल कमिटमेंट हो जाती हैं, जैसे आपको पता है। तो मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ बाय क्वालिफ़िकेशन। तो पहले जॉब करती थी, फिर जॉब छोड़ दी, लेकिन तब भी हमेशा दिल में ये रहता था कि नहीं, कुछ करना है। मुझे सिर्फ़ एक हाउसवाइफ़ बनकर नहीं रहना, मुझे कुछ करना है लाइफ़ में। तो बेटा मेरा लाइक उसको चाइल्डहुड अस्थमा की प्रॉब्लम थी। मेरे फादर इन लॉ थे, वो बेड रिडन थे बहुत सालों तक। तो बन नहीं पा रहा था कुछ कि मैं कुछ शुरू करूँ। बट मेरे को अंदर से हमेशा रहता था कि नहीं, कुछ करना है। तो बेटा, जैसे मैंने बताया कि वो बीमार रहता था, तो जभी भी वो बाहर का कुछ भी खाता था, बेकरी प्रोडक्ट्स खाता था, तो हमेशा वो बीमार हो जाता था। उसको अस्थमैटिक अटैक आ, तो मैंने बेसिकली बेकिंग उसी के लिए शुरू किया कि नहीं, मैं अपने बेटे के लिए कुछ बनाऊँगी। और जब भी मैंने घर का उसको खिलाया ना, वो कभी बीमार नहीं पड़ा। चाहे मैंने मैदा से केक्स बनाए, चाहे मैं मिलेट्स के बनाती हूँ, चाहे मैंने आटे के केक बनाए, मतलब कुछ भी घर का खिलाया, वो कभी बीमार नहीं हुआ मेरा। तो मतलब होममेड जो चीज़ें हैं उनसे आप कुछ भी खाओगे, वो बीमार नहीं पड़ोगे। तो ये था।
तो मुझे माइंड में कभी ये भी लगता था कि मेरे बेटे की तरह और भी बच्चे होंगे जो बाहर का खा के बीमार होते होंगे। मैं सोचती रहती थी कि मैं कुछ करूँ, कुछ करूँ। तो मेरे बेटे का 7th बर्थडे था, इट वाज़ 2015 दैट टाइम। तो मैंने अपने बेटे का बर्थडे केक बेक किया। तो वहाँ से उसके जो फ्रेंड सर्कल मतलब जो आए, तो उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया कि यार केक इज़ अमेजिंग। और मैंने तो बहुत छोटा-मोटा कोई बेकिंग कोर्स वो भी बहुत पहले कभी 7th-8th क्लास में थी तब किया था। तो मैंने बस वहाँ से स्टार्ट किया। सबने मुझे बोला कि नहीं मोने हमारे बेटे का मेरे बेबी का केक तो आप ही बनाओगी। तो मैंने बोला नहीं, नहीं, नहीं अभी तो मतलब आई वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड कि यार मैं कोई काम स्टार्ट करूँ या कुछ। बट बस दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो इट वाज़ लाइक एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ और जो मैं करना चाहती थी, मेरा जो पैशन था मतलब वो इस चीज़ में आगे उभर के आया और सी हाउ फार आई हैव कम नाउ। यस। अभी आपने बताया कि आपका फैशन डिजाइनिंग से आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हाँ हो। जी, हाँ जी। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ फैशन डिजाइनर। तो फिर आपका जो फैशन डिजाइनिंग आपके इस केक के काम में किस तरह से आपको किस लेवल तक आपको हेल्प करता और सी जैसे मैंने बताया कि मैं फैशन डिजाइनिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो बेसिकली एक जो फाउंडेशन बनती है एक आर्टिस्ट की, तो वो मेरी फैशन डिजाइनिंग से बनी। कि हम कोई भी डिजाइन को पहले विजुअलाइज करते थे कि भाई जैसे अब कोई भी ड्रेस है, पहले हम माइंड में सोचेंगे, देन हम उसको स्केच करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या रॉ मटेरियल लगेगा, क्या इसमें एम्ब्रॉयडरी होनी है, क्या डिजाइनिंग होनी है। तो एक उस विजन को लेकर एक क्रिएटिव मतलब जो आप दिमाग में सोचते हो क्रिएटिविटी को लेकर उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन होना, वो सारी चीज़ें मेरे को फैशन डिजाइनिंग से ही मेरे अंदर इनहेरेंट हुई। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरा आर्टिस्टिक हैंड था, तो बहुत क्रिएटिव माइंड रहा है शुरू से। तो यही चीज़ मेरे केक इंडस्ट्री में भी देखो, जब मैं आई तो मुझे यही लगता था कि जब भी कोई एक डिज़ाइन हम केक को पहले हम माइंड में विजुअलाइज़ करते हैं, फिर हम उसको स्केच करते हैं कि हाँ, ये कैसा दिखेगा। देन हम उसके सारे रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं और लास्ट में जब तक वो केक पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, तो बेसिकली फंडा दोनों का सेम ही है, डिज़ाइनिंग का फंडा सेम ही है। तो मुझे जैसे मेरे बहुत सारे अब फैशन डिज़ाइनिंग में हम लोग पेंटिंग भी करते थे। मतलब बहुत हम लोग 000 के ब्रश से हमने एक-एक थ्रेड की हमने पेंटिंग करनी, पेंटिंग तो वो करें? जब हम हैंड पेंटेड केक्स बनाते हैं, हुँ। तो उसमें वो हमारे सारे स्किल्स यूज़ होते हैं। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि आपने कभी भी लाइफ़ में कुछ भी सीखा हो ना, वो कभी आपका ज़ाया नहीं जाता, कहीं न कहीं वो काम आता है। और मेरी करे हुए एक-एक छोटे-छोटे जो मम्मी ने उस टाइम मेरे को कोर्स करवाए थे ना, मतलब वो भी सब कुछ मेरे केक इंडस्ट्री में आज मेरे काम आता है। और मेरे को कुकिंग का जैसे बहुत शौक था, तो मेरे कुकिंग के स्किल्स भी मेरे केक में मतलब मेरे सारा जो भी मेरी स्ट्रेंथ थी, वो सब मेरी केक फील्ड में अच्छा। यूज़ हो रहा है। यस। या आई नो कि बहुत सारे केक्स ऐसे होते हैं जिसमें आप हैंड पेंटिंग करते हो या या फॉन्डेंट्स में आपको हाँ एक-एक जी। डिटेलिंग अब करनी जैसे पड़ती मैंने है। एक बारी ना मतलब ये क्ले आर्ट सीखा था। तो अब हम जब फॉन्डेंट को हम मॉडलिंग करते हैं, तो उसमें भी वही क्ले आर्ट ही यूज़ होता है। हुँ, तो बेसिकली मैंने डिज़ाइनिंग कभी नहीं सीखी, किसी से मैंने डिज़ाइनिंग नहीं सीखी। ये जो मेरे स्किल्स हैं, वो जो छोटे-छोटे कोर्स बचपन से करती हुई आई थी या फिर मेरा जो फैशन डिज़ाइनिंग मैंने किया, तो इसी से ही मेरे सारे डिज़ाइनिंग मतलब जो स्किल्स डेवलप हुए, वो इसी से हुए। आज स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम हमें डिज़ाइनिंग सिखा दो और वो मुझसे पूछते हैं, मैम आपने कहाँ से सीखा? तो ये मतलब गॉड गिफ्टेड कह गॉड लो कि गिफ्टेड। जो एक नीटनेस है, जो मेरे केक में फिनेस है, जिसके लिए मेरे माने जाते हैं केक्स, तो ये गॉड गिफ्टेड कह लो कि मुझे कभी भी गंदा काम पसंद नहीं आया। तो टू दी बेस्ट करना है, हर एक काम टू दी परफेक्शन करना है। हुँ। तो ये फ़ोकस रहता है मेरा और डेडिकेशन से करती हूँ जो करती हूँ। तो एज़ अ होम बेकर मतलब आपने जब स्टार्ट किया था, आपका सबसे पहला केक जो आपने अपने बेटे के बर्थडे पे बनाया था, उसकी क्या थीम थी? मतलब आपने देखो उसकी कोई थीम नहीं थी, बेसिकली मेरे बेटे ने बोला था कि मुझे ना 2 टियर केक चाहिए, तो कि मम्मी उसमें ना 2 लेवल्स होने चाहिए। तो उस टाइम मेरे को मतलब इतना नॉलेज भी नहीं था, मैंने बस थोड़ा बहुत यूट्यूब पे सर्च किया कैसे स्टैकिंग होगा, क्या होगा, डरते-डरते बनाया था। लेकिन था क्या कि होममेड का जो एक एसेंस होता है, जो हम प्योर चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसका जो टेस्ट मतलब जो टेस्ट पकड़ा ना लोगों ने, जो वहाँ पे गेस्ट आए थे, जब उन्होंने एक होममेड केक को टेस्ट किया तो उन्हें बहुत डिफरेंस लगा। तो उस टाइम डिज़ाइनिंग पर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ओके। बेसिकली मैंने अपने बेटे को खुश करने के लिए एक बड़ा केक बनाया, एक छोटा उसके ऊपर रख उसके दिया, ऊपर रख दिया। दैट्स इट। और फिर उसने कहीं ट्रैवल करना नहीं था, घर में ही मैंने पार्टी की थी। हुँ। तो बट बेसिकली सबके मतलब ज़ुबान पे आज तक वो कहते हैं कि मोने आपके केक का टेस्ट ना ज़ुबान पे रहता है।
वो तो है। तो वो आप एक होममेड जब आप प्योर चीज लगाओगे ना देखो, तो फिर आप कभी भी आर्टिफिशियल चीज पर वापस नहीं जाओगे। नहीं जाती। एज अ होम बेकर आपको मतलब दिन भर आपका कैसा रूटीन रहता है, ठीक है? और ऑब्वियसली होम बेकर है तो घर भी देखना है, बिल्कुल। तो क्या रूटीन आप फॉलो करते हो? नेहा देखो, इसमें ना मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगी मेरे या व्यूअर्स के साथ। क्योंकि हम होम बेकर्स, क्या रहता है कि हमारा जो रूटीन होता है वो इतना एक विशियस सर्कल की तरह होता है कि आप बेक कर रहे हो, फिर आप दोबारा से डिजाइन कर रहे हो, फिर रिपीट, फिर बेक, फिर रिपीट। मतलब एक ना आप एक चक्रव्यूह में फंस जाते हो कि पूरा दिन आप घर भी देख रहे हो, काम भी देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ को बिल्कुल साइड कर देते हैं कि हम बहुत टाइम बाद हम रियलाइज करते हैं कि अरे हमने अपने साथ क्या किया। तो मेरे हिसाब से एक वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे इनिशियल ईयर्स जो थे उसमें मैं दिन रात बस काम काम काम, घर का काम, अपने जैसे मेरे फादर इन लॉ बेड रिडन थे उनका काम, मेरे ब्रदर इन लॉ बेड रिडन थे उनका, प्लस बच्चे को देखना, देन ऑर्डर्स प्रोसेस करना। तो मैं हार्डली सोती थी। मतलब आप मानोगे शायद मैं 1 घंटा सोती थी। इस ओ माय तरह से गॉड। मैंने मतलब पर्सनल लेवल पे भी मैंने बहुत चैलेंजेस फेस किए स्टार्टिंग में। बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा। आप अपनी हेल्थ गवा दोगे तो आपको कोई पानी नहीं पूछने आएगा। तो अब मेरा जो रूटीन रहता है वो मैंने मतलब बहुत अच्छे से मैं अपना काम को डेलीगेट करती हूँ। मैंने हेल्पर्स रखे हुए हैं। तो मेरा सुबह मॉर्निंग 10 o'clock मैं स्टार्ट करती हूँ एंड 7 o'clock तक मैं अपना काम बंद। उसके पहले मॉर्निंग में 8 o'clock to 10 o'clock मैं अपने घर का सब सॉर्ट आउट कर लेती हूँ कि लंच में क्या बनेगा, डिनर ये और ये सब। क्योंकि आप देखो, एक वेमेन को तो सब कुछ ही हैंडल करना होता है, घर भी देखना रहता है। तो फिर उस तरह से आज मेरा ये रहता है कि मॉर्निंग में 2 hours मैं घर को देती हूँ। देन 10 o'clock to 7 o'clock मेरे हेल्पर्स के साथ मैं अपने ऑर्डर्स प्रोसेस करती हूँ दिन भर के जो होते हैं। नेक्स्ट डे के जो ऑर्डर्स होते हैं उनकी प्लानिंग। और मतलब उसके बाद फिर मैं अपने अपने घर पे देखती हूँ। कभी कभी अर्ली मॉर्निंग ऑर्डर्स जैसे होते हैं तो हाँ, तब ओवरनाइट आपको काम करना पड़ता है, वंस इन अ ब्लू मून। बट नाउ आई हैव स्टार्टेड, आई हैव चेंज्ड ऑल थिंग्स। जैसे जो गलतियाँ स्टार्टिंग में की, तो आज मतलब मैं उसको इम्प्रूव करके एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर। तो फिर हमारे व्यूअर्स के लिए यही टिप है कि हाँ जी, बिल्कुल। अपना वर्क लाइफ और इसको बैलेंस बैलेंस करना है। डेलीगेशन की, अपना जैसे जितना काम आप डेलीगेट कर सकते हो। देखो, कस्टम केक बनाने में आप सारा काम डेलीगेट नहीं कर नहीं सकते कर क्योंकि सकते। आपके हाथ का काम है। लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कंपोर्ट बनाना है या कुछ शॉपिंग करनी है या आपको टिन्स बनाने, बेसिक बेसिक चीजें आप उसके लिए हेल्पर्स रखो, उससे बहुत फर्क पड़ता है, आपका बहुत टाइम लगता आपने ये बेक हाउस कब से शुरू किया? एम्स बेक हाउस आपने कब से मतलब है। 2015 से ही शुरू किया या थोड़ा और टाइम लगा आपको इसको करने में? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 2015 में मैंने अपने बेटे का जब केक बेक किया था, तो मेरे मेरे पास ऑर्डर्स आने लगे। मैं ऑब्वियसली फ़ोटो क्लिक करती थी, तो मुझे लगा कि मैं कुछ सोशल मीडिया पे पेज बनाऊँ, तो फेसबुक पेज बनाया, तो पहले सोचा क्या नाम रखूँ। तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मतलब मेरे घर में मेरा ब्रदर्स वगैरह सबका कंस्ट्रक्शन बिज़नेस है, तो ओके। कहीं दूर-दूर तक कोई शेफ़ नहीं है। तो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि लेगेसी में कुछ मिला मुझे, ऐसा नहीं है। मैंने खुद से ही ये स्क्रैच से शुरू किया। इनफैक्ट जब शुरू किया था तो जो भाई मेरे मतलब राखी पर मुझे पैसे देते थे, उनको जोड़कर मैंने उससे अपने इक्विपमेंट्स खरीदे। उससे शुरू किया, तो शुरू में मैंने मोनियाज़ कैफ़े नाम रख दिया। तो फिर मेरे पास मैसेज आने लगे कि मैम आपका कैफ़े कहाँ है? तो आई वाज़ लाइक कि नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। तो फिर मैंने उसको एम्स बेक हाउस में मतलब शिफ्ट कर दिया कि नहीं, मैंने मतलब क्योंकि एक पेज बनाया था मैंने सोशल मीडिया पे, तो तब मैंने उसका नाम एम्स बेक हाउस रखा। कि मोनियाज़ बेक हाउस, बस नाइस। बेसिकली। और थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे HOUSC से मैंने बहुत नाम देखे थे, बट मैंने उसको HOUZ किया कि थोड़ा डिफरेंट करने के लिए कि लोगों को लगेगा हाँ, थोड़ा डिफरेंट नेम है। डिफरेंट नहीं। बेसिकली इसी तरह मैंने एम्स बेक हाउस नाम रखा। तो अभी जैसे हम आपके बिजनेस के स्टार्टिंग स्टेज के लिए वो हम बात कर रहे हैं, तो आपको कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज लगा अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने में? या सी देखिए, जब मैंने बिजनेस एस्टैब्लिश किया तो बेसिकली जो ऑर्डर्स आते थे वो फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू ही आते थे। तो ज़्यादा करके क्या रहता था कि कभी भी किसी का बनाया तो मतलब सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता था कि प्लीज़ इसकी रेसिपी शेयर कर दो। तो बिज़नेस में मेरे को ये चैलेंज आया कि देखो, किसी को मना करना, आप अपनी बिज़नेस रेसिपी नहीं डिस्क्लोज़ कर नहीं। सकते, चाहे आप होममेड बना रहे हो। तो ये चैलेंज आया कि दूसरों को मना करना। सेकेंडली, मैंने जैसे आपको बताया कि स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि
मैं खुद ही इतना अर्न नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी हेल्पर को पे कर पाऊँ। तो वो चीज़ मैंने मतलब बहुत देर से सीखी कि अगर आप एक हेल्पर को रखते हो, तो आप अपना काम ऐसे एक्सपैंड करते हो कि वो आप अपनी सैलरी वो खुद निकाल लेता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत देर में रियलाइज़ हुई। तो यही एक्सपीरियंस था कि एक तो डेलीगेशन बहुत मुझे मुश्किल लगा, एक हेल्पर रखना मुझे मुश्किल लगा उस टाइम, और अपने जो रिलेटिव्स थे उनको मतलब मना करना कि नहीं मेरी ये बिज़नेस रेसिपी है, मैं नहीं दूँगी। मतलब तो ये चीज़ें, ये चैलेंजेस फेस किए। स्टार्टिंग में मतलब ऑर्डर्स इतने ज़्यादा नहीं आते थे, लेकिन जब भी मेरा ऑर्डर जाता था जैसे, तो वहाँ पे जो लोग खाते थे उनकी वर्ड ऑफ माउथ से धीरे-धीरे फैला और फिर मुझे अच्छे ऑर्डर्स आने लगे। एक और चैलेंज जो मैंने फेस किया, क्योंकि क्या रहता है कि होममेड केक्स का ना उस टाइम होम बेकर्स इतने थे नहीं। तो लोगों को नॉलेज ही नहीं थी कि होममेड केक में और एक कमर्शियल बॉट केक में क्या फ़र्क होता है। तो हर कस्टमर को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था। वो लोग सोचते थे कि घर से लगता ही क्या है केक बनाने में। लेकिन आप देखो कि आप एक-एक रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे और प्योर चीज़ हमेशा महँगी होगी और आप बल्क में नहीं खरीदोगे, थोड़े-थोड़े ऑर्डर्स होंगे तो आप थोड़ा-थोड़ा खरीदोगे। और प्योरिटी, अब जैसे अमूल बटर लगा रहे हैं या कंडेंस मिल्क लगा रहे हैं, सब चीज़ें महँगी आती हैं। तो मार्केट के जो केक्स होते हैं, इसमें आप जैसे जो चीज़ खरीद रहे हो, आप उसमें किस चीज़ का पे कर रहे हो? आप उनके रेंट्स पे कर रहे हो, आप उनके मतलब वर्कर्स का पे कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक होम बेकर को पे कर रहे हो, तो आप क्वालिटी का पे कर रहे हो। तो ये आपके कस्टमर्स को मुझे एजुकेट करने में, मतलब ये चीज़ें आज की डेट में देखो बहुत लोग एजुकेटेड हैं। सबको पता है कि होममेड में और कमर्शियल में क्या फ़र्क है। लेकिन उस टाइम 2015 में जब बेकर्स होते ही नहीं थे, तो ये चीज़ें एक्सप्लेन करने में थोड़े चैलेंजेस उस टाइम पे फेस किए। बीइंग होम बेकर हाँ मैंने जी। भी ऐसे फेसेस देखे हैं। यस। आज के टाइम में आई थिंक लोगों को ज़्यादा नॉलेज भी हो गई है और सी टेस्ट में भी जब डेवलपमेंट से हुई है। ये हमारा लॉकडाउन हुआ, जैसे कोविड आया, उस टाइम पर लोग ना बहुत अवेयर हो गए। होममेड चीज़ों की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ गया। आज आप देखो होममेड कुछ लोग लड्डू बना रहे हैं, कुछ लोग होममेड कुछ भी मतलब इवन नमकीन बना-बना के दे आर राइजिंग सो मच, क्योंकि आजकल होममेड की डिमांड हो गई है। तो मार्केट में आपको पाम ऑयल मिल रहा है, ये मिल रहा है। होममेड में आपको प्योरिटी। तो आज आपको कस्टमर को इतना एजुकेट नहीं करना पड़ता है। आज मतलब वो चैलेंज आज की डेट में नहीं है। पीपल आर अवेयर। तो जैसे आपने पहले तो केक बनाने शुरू करा, फिर अपना स्टूडियो खोला, बीच में आपने क्लासेस भी शुरू करी। तो वो ऑनलाइन क्लासेस थी, ऑफलाइन थी, और उसमें कैसे मतलब वो विजन आपको कैसे आया? सी जैसे मेरे पास ना बहुत रिक्वेस्ट्स आती थी कि मैम आप मुझे सिखा दो। तो पहले मेरे पास स्टूडियो नहीं था, मैं सिर्फ मेरी घर में छोटी सी किचन से मैं काम करती थी, हार्डली मुझे स्पेस मिलती थी। मैं सोचती थी कि घर का सारा काम वाइंड अप हो तो मेरे को स्पेस मिले, मैं किचन क्लीन करके अपने ऑर्डर्स बनाऊँ। तो मैं वेट करती थी पूरा दिन कि मेरा पूरा दिनचर्या खत्म हो। तो मेरे पास स्टूडियो नहीं था उस टाइम, बट मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आती थी कि मैम आपकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, हमें भी सीखना है। तो मैंने सबसे पहली क्लास ली थी, मेरी एक फ्रेंड ने अपना स्टूडियो बनाया था, तो वहाँ मैंने उनका स्टूडियो हायर किया, वहाँ से मैंने सिखाया। तो मुझे बहुत एप्रिसिएशन आई स्टूडेंट्स की कि मैम आप बहुत अच्छा सिखाते हो, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं सिखा सकती हूँ। तो वहाँ से मेरा ऑफलाइन क्लास शुरू हुई। इट वाज़ इन 2018 एंड इन 2019 जब कोविड आया, तो उस टाइम मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की क्योंकि सब लोग घर से सीख रहे थे। अभी भी आप इसको कंटिन्यू करते यस, हैं? मैं अभी तक सिखाती हूँ और बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनकी बहुत सक्सेस स्टोरीज़ हैं। तो आपने अभी तक ऑलमोस्ट 1000 प्लस आपके जो रिपीटेड कस्टमर्स हैं, तो आप उसमें क्वालिटी कैसे मेंटेन करते जी, मैं क्वालिटी मेंटेन कर रही हूँ तभी वो रिपीटली आ रहे हैं। और मेरे क्लाइंट्स, आप सोचेंगे कि कभी-कभी क्या होता है कि अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो मेरे क्लाइंट्स अपनी मतलब पार्टी की डेट्स तक चेंज कर देते हैं कि नहीं मैम केक तो सो आपसे ही आना नाइस। है। तो देखिए ओवर द इयर्स मैंने कभी भी अपनी क्वालिटी को मैंने कभी नहीं गिराया। चाहे अगर कोई कस्टमर है जो कम अफ़ोर्ड कर सकता है, तो मुझे लगा कि नहीं मैं अपना प्रॉफ़िट चलो नहीं कम करूँ, एक बार उसको खिलाऊँगी तो उसको डिफ़रेंस पता चलेगा कि वो मार्केट से ले रहा है और घर से ले रहा है तो उसमें क्या फ़र्क है। तो एक बार जब वो मतलब ले लेता है ना, उसके बाद वो कभी मेरे को नेक्स्ट टाइम वो पेमेंट के लिए नहीं बोलता कि मैम ये कम ज़्यादा। वो उसको पता है कि मैं क्या चीज़ का पे कर रहा हूँ, उसको समझ में आ जाता है, एक बार केक लेकर। तो यही है कि देखो मेरे हिसाब से रिपीट क्लाइंट्स आना सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल है। आपको किसी टेस्टिमोनियल की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं आपके है, कस्टमर सही आपके में, पास दोबारा आ रहे हैं। लिटरली। तो
देखो क्वालिटी मेंटेन किया, अपने आप को हमेशा अपग्रेड किया। जब भी सोचा कि नहीं, अब जैसे सपोज मेरे पास अगर एक ब्लूबेरी केक का ऑर्डर आ रहा है या मुझे स्ट्रॉबेरी या ऑरेंज केक का ऑर्डर आ रहा है, तो मार्केट में क्या होगा कि आपको एक आर्टिफिशियल बना हुआ कॉम्पोट वो लोग खरीदते हैं एंड दे डू, मतलब वो बनाते हैं। बट एक होम बेकिंग में यही फर्क है, हम स्पेशली फ्रेश ऑरेंजेस खरीद के लाएंगे और बेस्ट क्वालिटी के खरीद के लाएंगे, या फ्रेश स्ट्रॉबेरीज उसको हम उसको उबाल कर कंपोट बनाएंगे, उसके चंक्स काटेंगे, उसी से हम केक में फ्लेवरिंग देंगे। तो ये फर्क होता है एक होममेड केक में। और जब हम उसका बेस भी बनाते हैं, स्पंजेस बनाते हैं, तो वो केमिकल फ्री होता है, हम ओरिजिनल प्योर इंग्रेडिएंट्स से बनाते हैं। मार्केट में क्योंकि देखिए उनका बल्क बल्क का काम होता है, कमर्शियली मेड केक में वो लोग प्रीमिक्सेस भी यूज करते हैं जिसमें कि काफी केमिकल्स होते हैं, जैसे आपको पता है। बट होममेड जो केक्स होते हैं उसमें हम केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ये सब चीजें नहीं यूज करते। तो रिपीट क्लाइंट तभी आएगा, आप जितना गुड़ डालो उतना मीठा। या तो हम अच्छी क्वालिटी यूज करेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली रिपीट क्लाइंट, और फिर उनके वर्ड ऑफ माउथ से आपके क्लाइंट्स बढ़ते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा मतलब इनिशियली टाइम लगता है क्लाइंट्स बनने में, लेकिन जब एक बार क्लाइंट बन जाते हैं ना, फिर वो कहीं नहीं जाते हैं। दैट इज ट्रू। यस। हमारी ऑडियंस को एक आप बस प्रोसेस बताइए कि आप एक कस्टमाइज केक को बनाने के लिए उसके आइडिया से लेके उसकी डिलीवरी तक का हाँ जी। क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से रहता है? तो एक कस्टम केक का जैसे ऑर्डर आता है, तो देखो कई बार हम ये बोलते हैं कि हमें ऑर्डर के लिए 3 दिन का टाइम चाहिए, तो कस्टमर ये सोचते हैं कि ये 3 दिन पहले केक बना के रख देंगे क्या। तो वो ना लास्ट मोमेंट पे बताते हैं, तो ये चीज बहुत बड़ी गलती वो करते हैं। क्योंकि जब भी हमें एक ऑर्डर आता है, पहले हम विजुअलाइज करते हैं माइंड में कि क्या डिजाइन रहेगा। हम अपने कस्टमर के साथ 2 घंटे लगाकर तो उसका डिजाइन फाइनल करवाते हैं, ये उसके पास कुछ रेफरेंस पिक्चर है या हमारे पास कुछ रेफरेंसेस हैं, उसमें क्या अच्छे एलिमेंट्स हैं उसको निकाला। पहले तो हमने डिजाइनिंग पर इतना टाइम लगाया, उसके बाद हम देखेंगे फ्लेवरिंग के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो हम उनको, अब जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं, अब कभी कभी नहीं भी मिल रही हैं तो हमें मार्केट 3 बार जाना पड़ता है उनको लेने के लिए। फिर अगर आपके केक पर कुछ फॉन्डेंट के एलिमेंट्स हैं, कुछ शुगर शुगर क्राफ्टिंग है, तो वो डिजाइनिंग आपको पहले से बनानी पड़ती है, क्योंकि शुगर खराब नहीं होती। तो उसके जो डेकोरेशन एलिमेंट्स हैं उनकी हमें मेकिंग पहले से स्टार्ट करनी पड़ती है। वो लास्ट डे नहीं आप बैठ के नहीं कर करोगे, क्योंकि सकते। वो सूखेंगे भी नहीं, उनको 1 दिन का टाइम लगता है वो अपनी शेप लेने के लिए। तो बेसिकली डेकोरेशन की चीजें हैं, और कुछ कभी कभी कस्टमाइज्ड टॉपर्स वगैरह लगते हैं केक पे, तो उनका भी हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है जो हमें नेक्स्ट डे रिसीव होते हैं। तो बेसिकली सारा सामान इकट्ठा करने में, उसको पूरा उसको विजुअलाइज करने में, उसका डिजाइनिंग, तो इसी प्रोसेस में 2 दिन लग जाता है। एंड देन आप जो हम सारे केक्स बनाते हैं वो स्क्रैच से शुरू करते हैं, हमारे पास कुछ भी पहले से बना हुआ नहीं रहता। तो 1 दिन तो हम उसका बेकिंग करेंगे, अंदर का स्पंज बनाएंगे, फिर हम उसमें कंपोट बनाएंगे, सारी जो रॉ मटेरियल है वो बनाएंगे। देन लास्ट डे सबकी असेंबलिंग होती है, जो मेन केक होता है वो लास्ट डे ही बनता है। तो बेसिकली 2 से ढाई दिन का प्रोसेस हो जाता है कस्टमाइज केक को बनाने का। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप 3 दिन पहले ऑर्डर प्लेस करो, ताकि हम उतना टाइम दे सकें, उतने प्रिसिशन से आपका केक बन सके। अगर आप लास्ट मोमेंट बताओगे तो हम क्या करेंगे, इधर से बेकिंग शुरू करेंगे, इधर से ये, इधर से वो, और जैसे तैसे करके उसको असेंबल करके देंगे, तो विच इज मेरे हिसाब से उसमें आप अपना बेस्ट नहीं। तो जब भी आप ऑर्डर प्लेस करो होम बेकर के साथ, तो कम से कम उसको 3 से 4 दिन का आप टाइम दो। टाइम और अगर आप जैसे सपोज मेरे 1 दिन में 4 ऑर्डर्स हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं एक एक करके बनाऊंगी, सबकी प्रोसेसिंग एक साथ शुरू होगी। बेकिंग करूंगी तो चारों की बेकिंग इकट्ठे शुरू करूंगी, रॉ मटेरियल बनाऊंगी लेकर आऊंगी तो इकट्ठे। तो ऐसा होता है कि एक होम बेकर 1 दिन में 5-6 ऑर्डर्स भी आराम से दे देता है, लेकिन उसको उसकी प्रोसेसिंग पहले से स्टार्ट करनी है। एंड दिस इज द मेन डिफरेंस यही बिटवीन मेन डिफरेंस है। बेकर्स एंड हाँ जी। होम बेकर्स, हाँ जी। क्योंकि उन लोगों के पास तो लॉट्स हैं, सब कुछ उनकी बना सब चीजें रहता है। बनी हाँ, होती हैं, आधे-आधे किलो, 1-1 किलो के केक बने हुए हैं। बने उन्होंने हुए हैं। डेकोरेशन बनानी है, चाहे सूखी चाहे नहीं सूखी, उठा के उस पे लगा कर उनको दे देना है। जी, मेन मोटिव उनका होता है कि पैसा कमाना पैसा बेसिकली। लेकिन हमारे साथ ये होता है कि हम एक-एक जो केक है वो हमारा पीस ऑफ आर्ट है। हम उसको एक दिल से अपनी पर्सनल टच से बनाते हैं। तो ये फ़र्क रहता है देखिए, कमर्शियल केक में और इसमें। तो प्रोसेस हमारा इसका 3 दिन तक जाता है। किसी किसी केक, वेडिंग केक्स का प्रोसेस तो 1 वीक तक जाता है, क्योंकि उसमें कभी कभी फ्लावर्स बनने होते हैं या बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो शुगर के एलिमेंट्स पहले से बनाए जाते हैं। तो इसी वजह से टाइम से थोड़ा जाता इस क्वेश्चन से ये तो लोगों को पता चला होगा कि होम बेकर्स के केक क्यों महंगे होते है। हैं हाँ जी, एज बिल्कुल। कंपेयर टू
जो हमारे नॉर्मल बेकरी होती है। बिल्कुल। तो कभी-कभी एक केक के मतलब रॉ मटेरियल को लेके आने के लिए मतलब हमें 50 दुकानों पे पूछना पड़ता है कि ये है ये है आपके या पास, ये नहीं? है? हाँ। तो वही रहता है कि फिर कन्वेंस का चार्ज हर चीज़ का मतलब एक पर्सनलाइज़्ड चीज़ बनवा रहे हो आप, कमर्शियली मेड चीज़ नहीं है। कमर्शियली मेड है और फिर जो हैंडमेड होता है वो तो ऑब्वियसली हैंडमेड इज़ बेस्ट। और महंगा भी रहता ही है। हुँ। मानिए कि 2000 प्लस स्टूडेंट्स को सिखाना छोटी बात नहीं है। आपको इसमें टीचिंग में सबसे रिवॉर्डिंग पार्ट क्या लगता भी मैंने सिखाया है, आज बहुत स्टूडेंट्स को सिखाया है। तो बेसिकली बिगिनर्स को भी सिखाया है, एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स को भी सिखाया है। इन टोटल 2000 प्लस स्टूडेंट्स हैं जिनको सिखाया है। तो अगर आप मेरी फ़ोन की चैट बुक खोलेंगे ना, है? तो आप देखेंगे कि हर रोज़ मेरे स्टूडेंट्स मुझे मैम मैंने आज ये बनाया, मैम मैंने आज ये बनाया और टेस्टिमोनियल्स भेजते हैं कि मेरे क्लाइंट्स ने मुझे ये लिख कर भेजा है। तो सबसे रिवॉर्डिंग चीज़ क्या रहती है कि जब आप देख रहे हो कि आप किसी की लाइफ़ में इतनी वैल्यू ऐड कर रहे हो कि आज वो कमा रहा है, उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो सबसे रिवॉर्डिंग चीज़ मेरे को लगता है कि यही है कि मैं किसी की लाइफ़ में वैल्यू ऐड कर पाई। टीचिंग किसी भी चीज की हो दैट गिव्स। इमेंस प्राइड। तो अभी आपने बोला कि आपने बिगनर्स और एडवांस लेवल सारे हर तरह के हर स्टूडेंट को तरह के सिखाया। कोर्सेज़ हैं मेरे तो पास। उसमें क्या डिफरेंस रहता है और क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं इस तरह के स्टूडेंट्स के लेवल्स को जब आप कर रहे हैं? हाँ जी, देखो बिगिनर्स जब मेरे पास आते हैं, तो उनको बेकिंग की एबीसीडी नहीं पता होती कि कैसे क्रीम बीट होगी, कैसे गनाश बनेगी, कैसे स्पंज बनेगा। तो बिगिनर्स को एक बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सिखाना होता है, जैसे आप सोचो कि नर्सरी केजी के बच्चों को सिखाना है। तो हम्म। बेसिकली वही रहता है। अब एडवांस लेवल का जो स्टूडेंट आता है, उसको बेसिक्स पता होते हैं। वो बेसिकली अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए आता है कि मुझे डिज़ाइनिंग सीखनी है या मुझे वेडिंग केक सीखना है। तो दोनों का अप्रोच बहुत अलग-अलग ही रहता है। मतलब इसीलिए एक-एक लेवल होता है। आप ये नहीं है कि आप पहले एडवांस लेवल सीख कर आ रहे हो, फिर आप बिगिनर लेवल कर रहे हो। तो हाँ। बेसिकली पहले बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना रहता है, उसके बाद आप एडवांस तो बिगनर लेवल में क्या क्या चीजें आप सिखाते हैं और बिगिनर लेवल कोर्स में हम मतलब बेसिक चॉकलेट्स बनानी, बेसिक टी केक्स बनाने, कप केक्स बनाने और कैसे अपने केक्स की जैसे कम से कम 15-20 फ्लेवर्स मैं सिखाती हूँ हम्म, कि आप फुल फ्लेज्ड एक काम अपना स्टार्ट कर सकते हो बिगिनर लेवल कोर्स करने के बाद। ठीक। तो उसमें हम फ्लेवरिंग सिखाते हैं, स्पंजेस बनाना सिखाते हैं, तो बेसिक सारा सिखाते हैं। आप एक आइसिंग हाँ, इंक्लूडिंग आइसिंग आइसिंग? इंक्लूडेड। तो तो ये आइसिंग हमारा में 10 से 12 दिन का कोर्स रहता है। तो मैं हर स्टूडेंट को यही बोलती हूँ कि आप यहाँ से स्टार्ट करो। उससे आपके ना बेसिक जो आपका बेस बनेगा, फाउंडेशन होगी वो स्ट्रॉन्ग बने। आपको यही नहीं पता होगा गनाश कैसे बन रही है, कैसे क्रीम बीट हो रही है, तो आप आगे भी गलती करोगे। आप एडवांस हम्म, लेवल के कोर्स पहले कर लोगे, तो आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको एक अच्छे बेसिक कोर्स में इन्वेस्ट करना है। और आइसिंग में कितनी डिफरेंट तरह की आइसिंग होती है? आइसिंग देखो व्हिप क्रीम आइसिंग होती है जो हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा चलती है। गनाश आइसिंग हमारी इंडिया में चलती है। अब बटर क्रीम का भी काफ़ी ट्रेंड आ गया है हम्म। एंड इसके ऊपर हमारे इसमें हमारा फॉन्डेंट भी चलता है कि वो हमारे अंदर जैसे बटर क्रीम केक होते हैं या फिर हमारे गनाश केक होते हैं, उसके ऊपर हम फॉन्डेंट ऐड करते हैं। तो मैं जो करती हूँ मैं व्हिप क्रीम के साथ फॉन्डेंट एक्सेंट्स भी करती हूँ कि जिन लोगों को पूरा फॉन्डेंट नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। सिर्फ आपको डिजाइनिंग चाहिए हम्म, फॉन्डेंट की, तो उसमें कम से कम फॉन्डेंट यूज होता है हम्म, और आपकी थीम भी आ जाती है। हम्म। तो इस तरह से व्हिप क्रीम विद फॉन्डेंट एक्सेंट्स भी होता है, गनाश विद फॉन्डेंट एक्सेंट्स भी होते हैं या फिर फुल फॉन्डेंट केक भी होता है एंड बटर क्रीम का भी काफी ट्रेंड अब आ गया है इंडियन मार्केट। ठीक है। यस। आपने इतने स्टूडेंट्स को सिखाया, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि एडवांस लेवल और बिगनर लेवल में कैसे डिफरेंस वो। बट आप किसी अपने एक या दो स्टूडेंट्स की कोई जर्नी शेयर करना चाहोगे एक या दो नहीं, बहुत जो आप स्टूडेंट्स हैं। याद हो तो तो? थोड़ा बहुत जो मुझे अभी इस टाइम कुछ नाम याद आ रहे हैं, एक मेरी स्टूडेंट है पारुल। अब वो ऋषिकेश से हैं, तो वो एम्स के कैंपस में ही उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। आज वो सब डॉक्टर्स को वहाँ पर मतलब एम्स के कैंपस में वो सर्व कर रही हैं और उनका बहुत नाइस। अच्छा काम चल रहा है। एंड और वो हमेशा जब भी मुझे फ़ोन करती हैं, वो कहती हैं कि मैम आपके केक्स में जो ऑनेस्टी दिखती है ना, वो मुझे किसी के केक्स में नहीं दिखती है। तो वो मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है। एक और स्टूडेंट है ऋषिकेश से नेहा, उन्होंने मुझसे फिनिशिंग की क्लासेस ली थी। तो आज वो एक बहुत अच्छा ब्रांड बना चुकी हैं। ऋषिकेश जैसे मतलब शहर में जहाँ बेकर्स कम हैं, वो बहुत अच्छा अपना वहाँ पे ब्रांड बना चुकी हैं। एक स्टूडेंट है मेरी गीतिका, वो टीचर हैं।
तो उन्होंने बेसिकली जब मुझे अप्रोच किया तो बोल रही थी कि मैम मुझे ना एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं जब फ्री टाइम में मैं घर से भी कुछ कर सकूँ, क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो गए तो वो बाहर चले गए, तो शी हैज़ थोड़ा टाइम। तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया, उन्होंने मुझसे सीखा, तो आज वो मुझे बोलते कि नहीं मैम मतलब मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। इनफैक्ट जो मैं मतलब जॉब में नहीं कमा रही हूँ उससे ज़्यादा मैं बेकिंग से कमा रही हूँ। एंड ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं, एक प्रिया हैं वो सिंगल मदर हैं, तो वो अपनी जॉब के साथ वो भी चाहती थी कि मैं मतलब बच्चे को भी देख लूँ, घर से काम शुरू कर लूँ और कम से कम इन्वेस्टमेंट में। सी होम बेकिंग की जब स्टार्टिंग करते हैं तो मतलब हार्डली 20-25,000 में आप बहुत अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हो, तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कम है। तो इस तरह से मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं हमेशा बात करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक वुमेन हूँ। मैंने देखा है एक वुमेन कितने चैलेंजेस फेस करती है पर्सनल लेवल पर भी, प्रोफेशनल लेवल पर भी। तो इसीलिए मैं बहुत मतलब प्रमोट करती हूँ कि जितनी भी वुमेन हैं वो अपनी स्किल्स को पहचानें और वो कुछ ना कुछ ज़रूर अपना शुरू करें। तो ये विमेन एम्पावरमेंट का जो आपका विजन है वो कहाँ से आपको आया है? सी जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने पर्सनल लेवल पे बहुत चैलेंजेस आई बीन थ्रू अ लॉट। तो मैंने देखा है कि कैसे अगर एक वुमेन पैसा नहीं कमा रही है तो उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो आई हैव बीन थ्रू इट। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी वुमेन है अपना खुद अपने फाइनेंसेस खुद अर्न करना सीखें। मतलब पहले ये रहता था कि चाहे आप कितने भी अच्छे फैमिली से, चाहे आपका हस्बैंड कुछ भी हो, चाहे आपके फादर, जैसे मेरे फादर बहुत बड़े बिल्डर थे, मतलब कुछ भी हो, किसी भी लेवल पे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि लाइफ आपको क्या दिखा दे। तो इसीलिए हर एक वुमेन को अपना पैसा कमाना आना चाहिए। और मैं तो ये बोलूँगी कि हर मेन को अपना घर का काम, अपना खाना बनाना और अपने कपड़े धोना मतलब वो व्हाई शुड ही बी डिपेंडेंट ऑन समवन कि कोई मेरे कपड़े धोकर दे और कोई मेरा खाना बनाकर दे। अगर एक वुमेन पैसा अर्न करना सीख सकती है तो व्हाई व्हाई कांट अ मैन लर्न टू डू हिज वर्क ऑन देयर ओन। तो मैं यही सोचती हूँ कि सबको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। तो मेन जो चीज़ है वो एम्पावरमेंट के साथ सेल्फ यस, डिपेंडेंसी है। सेल्फ डिपेंडेंसी, यस। और अपनी स्किल्स को पहचानो, आप किस चीज़ में अच्छे हो, उसी का पैशन फ़ॉलो करो। ज़रूरी नहीं है कि आप बेकिंग कर रहे हो ना, मतलब और भी चीज़ें हैं। अगर आप आर्टिस्ट अच्छे हो, तो आप मतलब उसमें काम शुरू करो। अगर आप जैसे अब एक वड़ा पाव बनाने वाली लड़की देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो आप अगर किसी भी चीज़ में कुछ भी अच्छा बनाते हो, तो उससे आप बहुत अच्छा काम करते हो। आपने अपने पैशन को लेके लोगों को टीच नहीं किया है, बल्कि आपने एक अवार्ड भी जीता है 2023 में, ऑल इंडिया बेक बैटल। यस। तो उसकी जर्नी थोड़ा आप एक्सप्लेन सी मैंने सोचा नहीं था कि मैं बेक बैटल में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा ना अवार्ड्स वगैरह से बड़ा दूर रहती हूँ। मैं मतलब परफेक्शन में बिलीव करती हूँ। आई एम लाइक आमिर खान। करें। तो बस मेरे को ना कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं मोनिया यू शुड गो और दिल्ली की इज्जत तेरे हाथ में है, लाइक दैट कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। तो मैंने कहा चलो यार गिव इट अ शॉट। तो मैंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर मतलब इट वाज़ 3 दिन का था वो कि एक दिन हमें कपकेक्स डिज़ाइनर बनाने थे, एक दिन हमें क्रीम केक का था, एक दिन हमारा वेडिंग केक का था। तो वहीं पे ही सब कुछ बनाना था विदिन 3 आवर्स। तो तब वो पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर ऑल इंडिया बेक बैटल जीता। तो इट वाज़ लाइक कि हाँ, रिकॉग्निशन मिलती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। कपकेक की डिजाइनिंग में टाइम कम लगता है, वेडिंग केक को आपको बहुत लंबे टाइम तक मतलब प्लान करना पड़ता है सब चीजें, बट आपने वो 3 घंटे में फिर वो कैसे अचीव किया उसका? सी जब भी हम जैसे किसी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो ऑब्वियसली मैंने घर में पहले उसको मतलब बनाया, क्योंकि जब हम कोई चीज़ विजुअलाइज करते हैं और जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें टाइम लगता है सोचने में। तो पहले से ही मैंने घर में उसको बनाया, तो उससे क्या रहा कि वहाँ पर जो सोचने का टाइम था वो बचा। तो फटाफट उसको हमने, मुझे पता था मुझे अब क्या करना है, अब क्या करना है, मुझे कुछ सोचना नहीं था। तो उस तरह से वो मेरा मतलब वो मैंने किया है वहाँ पर। अच्छा, वेडिंग केक्स में जैसे 2 टीयर, 4 टीयर, 5 टीयर और शेंडोले केक, फॉन्डेंट केक भी हाँ जी। होते हैं, ठीक है? तो आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कौन सा वाला लगा? देखो टेक्नीक अगर आपको आती है ना तो फिर आपको कुछ भी चैलेंजिंग नहीं लगता मेरे हिसाब से, अगर आपने ढंग से सीखा है और आपको ढंग से टेक्नीक पता है। स्टार्टिंग में इनिशियल ईयर्स में तो भाई छोटे केक करने में भी बहुत डर लगता था, लेकिन आज की डेट में अगर मेरे पास कोई भी आता है ऑर्डर, चाहे मैंने वो कभी पहले बनाया हो चाहे नहीं बनाया हो, मुझे पता है कि वो आई विल डू इट। तो वो कॉन्फिडेंस है।
तो मुझे अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं लगता है, कोई भी ऑर्डर आता है तो मैं उसको बहुत अच्छे से प्रोसेस कर लेती हूँ। तो वो वो चैलेंज तो फ़ेज़ अब चला गया। और मज़ा किसमें आता है सबसे ज़्यादा? मज़ा तो फॉन्डेंट, शैंडलियर? मज़ा तो सब में ही आता है। देखो, आई लव माय वर्क। मेरे पास अगर छोटा ऑर्डर है, मुझे उसमें भी बड़ा मज़ा आता है करने में, बड़ा ऑर्डर है तो भी मज़ा आता है करने में। अ, अगर ड्राई केक्स के ऑर्डर्स होते हैं, जैसे मेरा एक ड्राई केक हनी ओटमील बहुत फ़ेमस है, या तो मेरे पास उसके भी बहुत ऑर्डर्स रहते हैं, तो मुझे उसको करने में भी मज़ा आता है। जब मेरे कस्टमर मुझे आगे से रिप्लाई करते हैं कि मैम हमारा आपने दिन बना दिया या हमारा फंक्शन सफल हो गया, तो बहुत खुशी होती है। शैंडलियर केक्स कितने कितने बनाए हैं? शैंडलियर केक्स तो बहुत बनाए हैं। इनफैक्ट मैंने शैंडलियर केक्स की 5 से 6 वर्कशॉप भी ली हैं, स्टूडेंट्स को सिखाया भी है। तो शैंडलियर केक में थोड़ा-सा ये रहता है कि जब आप मतलब उसको आप घर से स्टार्ट करके नहीं ले नहीं जा ले जा सकते, आपको सकते। वेन्यू पे जाना पड़ेगा, वहीं पे आपको उसको सारा स्टैकिंग करना पड़ेगा। एंड जब तक वो केक कट नहीं जाएगा, क्योंकि आपको अपना सारा स्टैंड अंदर एक-एक उसका नट बोल्ट आपको वापस लेकर आना होता है, वो आप किसी के ऊपर छोड़ नहीं सकते। तो या तो एक डेडिकेटेड स्टाफ को छोड़ना पड़ता है, और स्टाफ कभी-कभी इतना लेट नाइट नहीं रुकता है, तो खुद ही हुँ, रुकना पड़ता है। हुँ। तो वो एक चैलेंज होता है शैंडलियर केक में, बट मैंने काफ़ी शैंडलियर केक्स बनाए हैं, 10-12 तो बनाए हैं, एंड क्लासेस मैंने उससे ज़्यादा ली। आपको इंस्पायरिंग विमेन अवार्ड मिला, आप उस मोमेंट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सी जब भी आपको कोई अवार्ड मिलता है तो ऑब्वियसली आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है, आपको मतलब एक अचीवमेंट का आपको एक अवार्ड मिलता है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। इंस्पायरिंग वुमेन अवार्ड का ऐसे था कि मैं जस्ट एक रील स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पे नॉमिनेशंस कुछ आए हैं, अपनी स्टोरी लिखकर भेजनी है। तो वहाँ पर मैंने अपनी स्टोरी लिखकर भेजी, और उन लोगों को मेरी स्टोरी बहुत पसंद आई है। उनको बहुत अच्छा लगा कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम कर रही हूँ और लोगों को सिखा रही हूँ। उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना मैंने अपना मोटो चुना हुआ है, तो वो बहुत इम्प्रेस हुए, एंड दे सिलेक्टेड मी फॉर दैट अवार्ड, एंड फाइनली आई गॉट दैट अवार्ड, तो मुझे बहुत अच्छा ही लगा। तो जो लोग अपना बेकिंग में बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? जो लोग बेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये फील्ड ना बड़ी ग्लैमरस दिखती है कि केक वर्ल्ड इज लाइक वेरी ग्लैमरस, तो मतलब थोड़ा सा धरती पे आ जाओ। क्योंकि इस फील्ड में बहुत मेहनत है। जो अगर आप मेहनत करने से डरते नहीं हो तो आप इसमें आइए, एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजीज से अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, प्रॉपर डेलीगेशन करोगे, तो आप इस फील्ड में बहुत बहुत अच्छा कर सकते हो। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप एक बेसिक अच्छे कोर्स से आप स्टार्ट करो। पहले आप बेसिक सीखो, उसमें आप उसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप धीरे-धीरे एक-एक लेवल आप अपने आप को करते जाओ। हर 6 मंथ्स बाद कुछ अपग्रेडेशन करो, कुछ नया सीखो। धीरे-धीरे अपनी मेन्यू बढ़ाओ। मतलब एक साथ ही मतलब एक चीज़ में जंप नहीं करना है, एक साथ ही सब कुछ सीखने की मतलब कोशिश नहीं करो। आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक-एक सीढ़ी ऊपर चढ़ो, तो आप बहुत आगे बढ़ो। आई होप ये एडवाइस लोगों को वर्क करेगी और क्या कहते हैं, अभी तक के चैलेंजेस भी बहुत सारे पता चले होंगे यस, एज़ अ होम बेकर आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल। जब कोई भी नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, मोस्टली जो आप घर से करते हैं, तो उसमें है ना बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। अपने एक्सपीरियंस से बताओ, आपने कौन से चैलेंजेस फेस करे और फिर उनको मतलब जो नए लोग हैं, वो गलतियों को कैसे ओवरकम करें या उनको रिपीट ना करें जो आपने आपके टाइम पे गलतियाँ आपको लगी? ठीक है। इसमें मैं एक पॉइंट ये बोलना चाहूँगी कि जब मैंने स्टार्ट किया, तो मैं बहुत ट्रायल एंड एरर करती रहती थी। मुझे लगता था कि सीखने में क्यों पैसा खर्च करना है, मैं खुद ही कर लूँगी। तो वो मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। देखो, जब भी आप किसी मेंटर के पास जाते हो, वो इतने साल इस इंडस्ट्री में दे चुका है, तो उसके एक्सपीरियंस से आप लर्न करो, तो आपका वो टाइम बचेगा। आप जो एक्सपेरिमेंटेशन में टाइम खराब कर रहे हो, वो टाइम ऑलरेडी आपका मेंटर खराब कर चुका है, तो आप उसके एक्सपीरियंस से लर्न करो। तो एक ये गलती मैंने की कि मुझे लगता था कि नहीं मुझे आता है, मैं क्यों सीखूँ? तो ये नहीं करना है, और जैसे मैंने बताया कि टाइम टू टाइम खुद को अपग्रेड करो, एक डेडिकेटेड एक स्टाफ अपने पास रखो, सब कुछ खुद करने की कोशिश मत करो, अदरवाइज़ यू विल स्पॉइल योर हेल्थ। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो सीखी है कि आपकी हेल्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, एंड खुद से प्यार करना उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अभी बोला था कि क्या हाँ, कि बेकिंग जब स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली आपका 20-25,000 के अराउंड का आपका एक एक्सपेंस होता है। तो कुछ बेसिक टूल्स जो हमारे बेकिंग के बिज़नेस में मतलब स्टार्टिंग में हमें चाहिए होते हैं, तो यस, वो यस। आप कुछ सजेस्ट करें?
ओके, तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे कि मैंने ओवर द इयर्स जो मैं टीच सिखाती हूँ, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो इधर भी टूल खरीद लिया, ये टूल भी, वो टूल भी, मतलब 50 टूल्स खरीद लेते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आपको एक अच्छा केक बनाने के लिए ना, मैं बता रही हूँ कि सिर्फ़ 4 से 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आपको एक अच्छे ओवन में इन्वेस्ट करना है। आप अच्छे से रिव्यू लो कौन-सा ओवन अच्छा है। मतलब पहले मॉर्फी रिचर्ड्स का बहुत अच्छा होता था, आजकल बोरोसिल का बहुत नाम हो रहा है, तो आप एक अच्छे ओवन में इन्वेस्ट करो। एक आपको हैंड बीटर चाहिए होता है। हैंड बीटर के बजाय मैं सजेस्ट करूँगी आप स्टैंड वाला बीटर लो। हैंड बीटर से आपका हैंड जो होता है ना, वो हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है। स्टैंड होगा तो आपके हाथ पे भी कम इफ़ेक्ट, आप मतलब उसमें स्टैंड में आराम से काम कर सकते हो। तो एक स्टैंड बीटर और एक ओवन आपके पास होना चाहिए। और बहुत बेसिक से जो टूल्स हैं, एक आपके पास टर्न टेबल होना चाहिए, एक ऑफसेट स्पैचुला, एक बेंच स्क्रैपर और कुछ नोजल्स, दैट्स इट। अच्छा केक बनाने के लिए ना आपको इससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत नहीं होती। आपको टेक्नीक सीखनी है कि भाई किस टेक्नीक से मेरा केक बने। तो टूल्स से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत बेसिक टूल्स है, आप बहुत अच्छे-अच्छे केक। इनफैक्ट एक टूथपिक लेकर भी मैं बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर देती हूँ। एक नोज़ल से मैं डिज़ाइन कर देती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा टूल्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको किसी सेलिब्रिटी या हिस्टोरिकल पर्सन का केक बनाने का मौका मिले, तो आप किसके लिए बनाना चाहोगे और क्यों? तो ऐसा है कि आई एम अ डाई हार्ट फैन ऑफ मोदी जी। तो मैं हमेशा से चाहती हूँ कि मैं एक बार मोदी जी के लिए मैं केक ज़रूर बनाऊँ। ही इज़ लाइक अ लिविंग लेजेंड, और ऐसा लीडर आज तक इंडिया को नहीं मिला है, मेरा ये मानना है। एंड चाहे मैं उनके लिए, मतलब क्योंकि वो हेल्थ को बहुत प्रमोट करते हैं, तो मेरा जो मैंने बताया कि मेरा हनी ओट मील केक बहुत हेल्दी केक है, जो बहुत फेमस है, तो मैं उनको अपना वो केक एक बार ज़रूर गिफ्ट करना चाहती हूँ। बट राइट नाउ आई कैन इमेजिन कि अगर आपने वो फॉन्डेंट वाला केक बनाया तो मोदी जी को खड़ा कर दो और आपके Yes, केक को I can खड़ा कर दो, replicate him. nobody can beat that. I Yes, I can do I'm that. damn sure about it. आप जब काम नहीं करते हो, परेशान हो, उस सिचुएशन में आपका गिल्टी प्लेजर प्लेजर डेजर्ट कौन सा होता है जो आप एंजॉय करते हो? देखो, जो हम होम बेकर्स होते हैं ना, वो हार्डली अपने घर के लिए कुछ बेक कर पाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि कभी हम जब केक्स बनाते हैं, तो कुछ ऊपर से हम ना शेविंग्स को स्क्रैप कर देते हैं। तो जो भी फ्लेवर का केक मेरा होता है, ज़्यादा करके मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है, चॉकलेट ऑरेंज मुझे बहुत पसंद है। तो चॉकलेट केक की जो शेविंग्स होती हैं, उनको हम बस एक बाउल में प्लेस करके, और जो हमारे गनाश वगैरह बच जाती है, उसपे लगा के ऊपर से हम अपना कॉम्पोट वगैरह लगा देते हैं। तो मैं और मेरा बेटा उसको बहुत एन्जॉय करते हैं। स्पेशली बनाने की हिम्मत ही नहीं बचती है नहीं पूरा दिन के बचती, वो हसल तो के है। बाद। तो हमारे डेज़र्ट्स ऐसे ही दिखते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं केक बनाती थी ना, तो मेरी बेटी है ना, वो जो स्क्रैप बचते थे ना, मतलब आपने मोल्ड में से निकाला, उसमें थोड़ा-थोड़ा लगा हुआ है, हाँ, आपकी व्हिपिंग क्रीम में, उसको उसी बहुत को एन्जॉय खाते करते हैं। हैं, बच्चे तो बहुत एन्जॉय करते हैं वो बिल्कुल, केक को तो। बिल्कुल। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और कौन-कौन सी आप एक्साइटिंग वर्कशॉप्स प्लान कर रहे हैं? जी, पास्ट में भी मेरी बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं, बट अभी मैंने आगे प्लान किया हुआ है, क्योंकि हर टाइम मैं कुछ ना कुछ अपग्रेड करती रहती हूँ अपने कोर्सेज में। तो आगे मेरे काफ़ी बिगिनर लेवल के लिए भी और एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने काफ़ी कुछ प्लान किया हुआ है, तो उसका अपडेट आता रहेगा मेरे पेज पर। So we can connect for that यस। also. Instagram link and YouTube link will be shared. मोनिया जी दिल्ली में बेस्ड हैं, तो आप दिल्ली के जितने भी ऑडियंस हैं वो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मतलब पैन इंडिया अगर डिलीवरी करनी होती है तो प्रेफरेबली वही ऑब्वियसली ड्राई केक्स हैं, हाँ, उसके अलावा और बिस्कुटीज़ क्या है? बिस्कुटीज़, कुकीज़ या फिर ड्राई स्टफ़, वो पैन इंडिया डिलीवर हो जाता है। ड्राई केक्स भी कभी-कभी हो जाते हैं, एंड होली पे जैसे हम गुजिया वगैरह करते हैं, तो वो भी मैं पैन इंडिया डिलीवर करती हूँ। बट ऑब्वियसली जो कस्टमाइज़ केक हैं, वो आपके वहाँ तक जाएँगे जहाँ तक आपकी उबर कैब्स चल या रही है। तो उसका थोड़ा-सा दिल्ली एनसीआर में सारा कवर करती हूँ। पीछे मतलब मेरे कुछ क्लाइंट्स जैसे जयपुर तक में वेडिंग में भी अपने साथ लेकर गए हैं कार में केक्स, क्योंकि वेडिंग केक्स ज़्यादा करके हम चॉकलेट ट्रफल में बनाते हैं। ओके। तो वो दैट केक्स कैन ट्रैवल। तो कुछ पंजाब भी गए हैं मेरे केक्स, जयपुर और मतलब ऋषिकेश तक भी मेरे केक्स गए हैं।
तो जहाँ तक आप मतलब गाड़ी में ले जा सकते हो, एंड वेडिंग केक्स 3-4 घंटे मतलब आप एसी में बड़े आराम से ले जा सकते जिसमें टेम्परेचर मेंटेन हो हो। सके, हाँ, ऐसा कुछ वो चॉकलेट होना ट्रफल, चाहिए। हाँ, और जो क्रीम केक्स हैं वो 2 घंटे की ड्राइव तक इजीली ट्रैवल कर ले। केक, कपकेक के अलावा आपका जो फोर्टे है वो फ्रेंच ऑटोमेट है, तो वो आपने कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया? सी जब मैंने फ्रेंच ऑन्ट्रमेज देखे थे तो शायद कोई एक बेकर ही बना रहा था दिल्ली में, एंड मुझे लग रहा था कि मैं मुझे बड़े फैसिनेटिंग लगे जब मैंने पहली बार फ्रेंच ऑन्ट्रमेज देखे, तो फिर मैंने स्टडी किया कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्योंकि देखो आज मैं एक इस लेवल पे हूँ कि मैं कोई भी चीज़ देख कर ना उसको रेप्लिकेट कर सकती हूँ। तो मैंने देखा अच्छा इसमें मूज है, इसमें ये है, इसमें वेलवेट स्प्रे है, तो मैंने एक एक चीज़ को ना अपने, मुझे एक्सपेरिमेंटेशन करने का बड़ा शौक है, मैं न्यू न्यू रेसिपीज में ट्राई करके अपना, तो मैंने उस टाइम पर देखा कि हाँ मतलब मैंने ट्राई किया, 3-4 ट्रायल्स करे, एरर करे, लेकिन उसके बाद मैंने ऑन्टर में सीखे किसी से नहीं, खुद ही ट्रायल एंड एरर से मेरी एक सुपर डुपर हिट रेसिपी बनी। और उसके ऊपर जैसे मिरर ग्लेज और हम वेलवेट स्प्रे करते हैं, तो वो भी मैंने बहुत हिट एंड ट्रायल से मैंने खुद से ही किया। तो उसके बाद जब मैंने पहले घर के लिए बनाया, फिर मैंने 1-2 कस्टमर्स को दिए, तो मेरे को बहुत अच्छे फीडबैक मिले कि प्योर चॉकलेट हम यूज़ करते हैं, प्योर कवर्टर चॉकलेट उसमें यूज़ होती है, तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव होता है। बट जो उसके टेस्ट का रिव्यू आया, उसके बाद तो मेरे ऑन्टरमे केक्स इतने ज़्यादा मतलब जाने लगे, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मेरी रेसिपी सुपर डुपर हिट है। उसके बाद मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेजेस आने लगे कि मैम ये केक कोई नहीं सिखा रहा है मार्केट में, प्लीज़ आप इस केक की क्लास लो। तो वो मेरी फर्स्ट क्लास थी, ये मैंने कोविड के दौरान ये क्लास ली थी ऑन्टरमे, मतलब ऑनलाइन मेरी पहला सेशन था, जिसमें कि 250 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था मेरी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास में। नाइस। तो और उसमें से 250 में से मैं बोल रही हूँ कि 99% स्टूडेंट्स ने एग्जैक्टली सेम ऑनप्रमिस बना दिए और मेरे को फोटोज भेज रहे हैं कि मैम लोग पागल हो गए हैं, केक्स इतने अमेजिंग, मतलब टेस्ट वाइज, लुक वाइज। तो कहीं ना वो मेरी एक जीत थी कि ऑनलाइन सिखाकर अगर मेरे स्टूडेंट इतना अच्छा कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ऑनलाइन बहुत अच्छे से सिखा सकती हूँ। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन क्लास। मैं बहुत डरते डरते मैंने वो क्लास ली थी, और जब मेरे को इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, लाइक 250 स्टूडेंट विदाउट एनी मार्केटिंग इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो उसके बाद फिर मेरा ऑनलाइन क्लासेस का जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ, और मेरे स्टूडेंट्स ऑनलाइन सीख सीख कर भी, अभी एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझसे बिगिनर का सीखा है, वो दुबई से यहाँ शिफ्ट हुई है नोएडा। तो शी लर्न ऑनलाइन, मुझसे उन्होंने बिगिनर लेवल का 15 डेज का कोर्स किया। एंड वो कहती हैं कि मैम मेरे जो कस्टमर्स हैं वो मुझे उस टेस्ट के लिए बार बार अप्रोच करते हैं कि, और मुझे मतलब इतना मेरा हाथ साफ करने का भी मौका मिल रहा है कि उनको उनका अभी सिर्फ टेस्ट से मतलब है ना, डिजाइनिंग से कोई मतलब नहीं है। तो वो उनको इतना अच्छे फीडबैक्स आते हैं, तो तब से मेरी ऑनलाइन की जर्नी स्टार्ट हुई थी ऑन्टरप्रेन्योर से कोविड के दौरान से, जो अभी तक मेरे ऑनलाइन कोर्सेज बहुत अच्छे चल रहे हैं और स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं अच्छे करने के। जैसा फैशन इंडस्ट्री में ट्रेंड्स आते रहते हैं, ऐसे ही बेकिंग में भी आते हैं, तो आप मतलब आजकल कौन सा ट्रेंड इन है बेकिंग में और कौन सा आउटडेटेड है? ओके, जैसे फैशन वर्ल्ड में मतलब ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, बदल बदल के वापस से वही ट्रेंड वापस आते जाते रहते हैं, इसी तरह से केक वर्ल्ड में भी होता है कि कुछ न्यू ट्रेंड्स आए, कुछ वापस से पुराने ट्रेंड्स आ गए। तो आजकल सिंपल केक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, जो हमारे नॉर्मल क्रीम केक्स चलते थे, आजकल वापस से वही फैशन में ज़्यादा आ गए हैं। बीच में हमें फॉन्डेंट केक का बहुत फैशन आ गया था, फिर कुछ ऐसे भी ट्रेंड्स आते रहते हैं, जैसे हैंगिंग केक का ट्रेंड आया था बहुत, की वेडिंग में हैंगिंग केक चल रहे हैं। उसके बाद अभी पीछे एक ट्रेंड आया था जिसमें फायर पेपर बर्न कर रहे हैं, तो वो भी या आजकल इन है, वो भी बनवाते हैं लोग। फिर वो मनी पुलिंग वाला केक चल रहा है। तो बेसिकली देखो, अगर आपने एक अच्छा बेसिक कोर्स किया होगा ना, एक अच्छा आपने एक अच्छे मेंटोर से सीखा होगा, तो आपको ना इन सब चीजों के कोर्स करने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप देखकर आई बॉल कर लोगे कि ये कैसे बनेगा। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो देखकर ही, जो कोई भी ट्रेंड आता है ना, वो उसको तभी फॉलो कर लेते हैं, उनको कुछ अलग से क्लासेस नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि आप टेक्निक आप सिखा देते हो। अब कोई कोई भी केक आ रहा है, बीच में से मनी निकल रहा है या कुछ है, तो वो मैं सब कुछ इंक्लूड करती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लास देते वक्त टिप्स देती रहती हूँ कि अगर ये ट्रेंड है, ये करना है। अब जैसे मिरर वाले केक का ट्रेंड आया था, तो उसमें होता कुछ नहीं है, बेसिकली थोड़ा सा टेक्निक होता है। तो इसी तरह से आता रहता है, जाता रहता है। फॉन्डेंट का थोड़ा सा ट्रेंड अब हल्का कम हुआ है, लेकिन जिनको कस्टमाइज केक चाहिए वो फिर मतलब
एक्सेंट्स फॉन्डेंट के ले लेते हैं, बाकी वो ऊपर से फॉन्डेंट नहीं ड्रेप करवाते, तो इस तरह से चलता रहता है। लेकिन सब कुछ फैशन में रहता है, ऐसा नहीं है कि कुछ आउटडेटेड हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वेडिंग केक्स भी फैशन में रहते हैं हमेशा, जब जैसा आपका ओकेजन है वो केक्स पर। आजकल थोड़ा सा वापस से एक सिंपल केक्स का वापस से फैशन आ गया है कि लोग सिंपल केक ज़्यादा प्रेफर करते जैसे फॉन्डेंट जो होता है बारिश में बहुत चिपचिपा होता है, हैं। तो हाँ। वो मैनेज करना एक हुँ। टफ वो होता है। मॉनसून सीज़न में क्या रहता है कि देखो टेक्नीक, मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आपको टेक्नीक पता होगी ना, तो आपके केक्स नहीं ब्लीड करेंगे या आपके फॉन्डेंट एक्सेंट्स नहीं ब्लीड करेंगे। टेक्नीक होती है कि आप उसको कैसे बना रहे हो, उसमें आप थोड़ा-सा एक काइलोस पाउडर ऐड किया जाता है, उसके बाद उसको एसी में सुखाया जाता है। तो अगर आप उसको ओवरनाइट एसी में रख दोगे तो फिर वो मतलब आपके केक फॉन्डेंट जो है वो क्रीम पर ब्लीड नहीं करेगा। एंड क्रीम केक्स को भी आप एक रात पहले ही अगर आप उसकी फिनिशिंग कर दोगे तो उसकी जो बाहर की लेयर होती है वो अच्छे से सेट हो जाती है। तो ये कुछ कुछ टिप्स ऐसी होती हैं जिससे आप हर वेदर में आप फॉन्डेंट को मैनेज कर सकते हो। तो ये आपको एक मेंटर अपने एक्सपीरियंस से सिखा सकता है। तो एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, आप अपने हमारे व्यूअर्स के लिए कोई जनरल मैसेज या कोई आप कोई टिप देना चाहेंगे, चाहे वो बेकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो उनका बिजनेस। ओके, तो मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो कि और आप किस चीज़ में अच्छे हो, क्या स्किल्स आपके अंदर हैं, उसको पहचानो। उससे आप अपना पैशन फ़ॉलो करो, अपना प्रोफ़ेशन बनाओ उस चीज़ से। एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने काम से अपना नाम बनाओ। एंड किसी के भी साथ आप कंपटीशन में मतलब मत पड़ो कि मुझे उसके जैसा बनना है या मुझे इसके जैसे बनना है। आप इन सब चीज़ों में मत पड़ो। आप खुद से बेहतर होने की कोशिश करो हमेशा। आप खुद को बीट करो। खुद से आप कम्पीट करो कि मैं जो कल थी या जो मैं कल था, आज मैं उससे बेहतर हूँ या नहीं। आप उस पर फ़ोकस करो। उसके बाद आपको कोई नहीं, मतलब आप पीछे नहीं रहोगे, आप हमेशा आगे ही बढ़ो। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग एंड गिविंग अस द विजन। आई थिंक जो टिप्स और ट्रिक्स आपने बताए हैं लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच नेहा फॉर कॉलिंग मी।